अब हम देखेंगे होमो सैपियंस, जिसको आज का आधुनिक मानव कहा जाता है, उनकी क्या विशेषताएं। होमो सैपियंस 8 लाख वर्ष पूर्व आए और उन्हें आज का बुद्धिमान मानव माना जाता है। बुद्धिमान मानव क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। इन्होंने अन्य चीज़ों का निर्माण किया, इन्होंने पत्थरों का प्रयोग तो किया, परंतु उसके साथ साथ इन्होंने अन्य चीज़ों को भी बनाया। जैसे औजार बनाने के साथ साथ इन्होंने सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे और जानवरों की चमड़ी से जूते बनाए। इनको बहुत ज़्यादा अलग माना गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकसित थे। इनका जो फीचर्स था अन्य मनुष्य से भी अलग था। जैसे कि होमो सैपियंस की खोपड़ी होमो इरेक्टस से अधिक बड़ी होती थी और आगे की तरफ झुकी होती थी। ये अन्य मनुष्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। इन्होंने गुफा में चित्रकारी भी की, मतलब ये गुफाओं में क्या करते थे, अलग अलग चित्र बनाते थे और वह चित्र इतिहासकारों को कुछ स्रोत के रूप में भी सहायक हुए। ये काफ़ी ज़्यादा विकसित रहे। इन्होंने भी मतलब कि शिकार करा। शिकार करने के साथ साथ ये पेड़ पौधों के वस्तुओं को तो खाते थे, परंतु ये जानवर के मांस को भी खाया करते थे। ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विकास किया। तो हमने मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जान ही लिया है कि होमो सैपियंस तक जो मनुष्य था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो चुका था। उसने अन्य चीज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। आधुनिक मानव का विकास से मतलब है कि जो हमारा आधुनिक मानव होमो सैपियंस है वो किस तरीके से विकसित हुआ। और होमो सैपियंस मनुष्य कुशल शिकारी, भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। हमने अभी देखा था कि जो होमो सैपियंस था वो बहुत ज़्यादा शिकार में काफ़ी आगे बढ़ चुका था और एक बुद्धिमान मानव बन गया था। वह विश्व के कई क्षेत्रों में फैल चुका था, वह विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। होमो सैपियंस का उदय माना गया है कि अफ्रीका में ही हुआ है, अफ्रीका में उनका उदय हुआ है। परंतु जो विद्वान है वो उनका इस पे एक मतभेद है कि वो कुछ का मानना है कि होमो सैपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ, कुछ मानते हैं कि उनका जो उदय है वो अन्य जगहों पे हुआ है। मानव के उदय का स्थान केवल एक है या भिन्न भिन्न, इस पे इतिहासकार हमेशा मतभेद करते हैं कि जो उदय है उनका अफ्रीका में हुआ है या किसी और जगह पे हुआ है या किसी अन्य जगहों पे हम देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है। अब हमें देखना है कि मानव का उदय एक स्थान पे हुआ है या भिन्न भिन्न। इनको हम दो रूप से देख सकते हैं। इसे समझने के लिए हमने इसके 2 पार्ट्स का रखे हैं, प्रतिस्थापन मॉडल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, इसको अब हम डीप में समझेंगे। विद्वानों के मतभेद थे, यानी कि उनको लगता था कि होमो सैपियंस का उदय एक जगह पे हुआ है। कुछ विद्वानों को लगता था नहीं, उनका उदय अलग अलग स्थानों पे हुआ है, अलग अलग जगह में हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मतभेद रहा था, किसको लेके? होमो सैपियंस के उदय को लेके। तो इसको हम 2 रूप से देख सकते हैं, पहला प्रतिस्थापन मॉडल, दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इन 2 मॉडल की सहायता से हम जानेंगे कि विद्वान क्या बता रहे थे, क्या मतभेद थे। तो प्रतिस्थापन मॉडल हमें बताता है कि इसके अनुसार होमो सैपियंस का उदय कहाँ हुआ है? सिर्फ अफ्रीका में हुआ है और उसके बाद वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैले, है ना। तो प्रतिस्थापन के अनुसार होमो सैपियंस का उदय सिर्फ एक जगह शुरू हुआ था, अफ्रीका, और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे फैल गए, पलायन कर गए, है ना। और अगर हम देखें क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल हमें क्या बताता है? जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है उसके अनुसार होमो सैपियंस का जो उदय है वो धीरे धीरे और अलग अलग स्थानों पे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है और अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पे उदय हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंस हैं। ये विद्वानों के मत को स्पष्ट करता है। पहला बोल रहा है कि एक ही जगह पे हुआ है होमो सैपियंस का उदय अफ्रीका में और धीरे धीरे फैला। दूसरा मत बता रहा है क्षेत्रीय निरंतरता के अनुसार कि होमो सैपियंस। तो हमने 2 मॉडल के बारे में जाना, प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय निरंतरता। अब हम देखेंगे कि जो होमो सैपियंस था उसने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया,
किन किन चीज़ों पे वह निर्भर रहता था। अभी हमने देखा था कि होमो सैपियंस का उदय कहाँ हुआ, उसके पीछे कितने सारे मतभेद थे, उनके बारे में समझा। कुछ का मानना था अफ्रीका, कुछ का मानना था अन्य अन्य स्थानों पे। तो अब हम होमो सैपियंस के बारे में ही देखते हैं कि वो कैसे अपना जीवन बिताते थे। तो डार्विन के विचार, इससे पहले हम देखेंगे डार्विन के विचार कि डार्विन ने अपना क्या क्या विचार दिए। चार्ल्स डार्विन जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे थे, उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो उन्होंने प्रकाशित करी थी 24 नवंबर 1853 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मानव का विकास है वो जानवरों से ही हुआ है। मतलब शुरू में मानव की उत्पत्ति जानवर से हुई है और धीरे धीरे कर उसका एक मनुष्य रूप आया है। ये उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखा गया है। मानव का विकास जानवरों से हुआ है, जानवरों से ही आज जो हम देखते हैं होमो सैपियंस वो उत्पन्न हुआ है। यानी कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जानवर से लेकर एक आधुनिक मानव तक का, उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया है अपनी पुस्तक में। अब हम देखेंगे होमो सैपियंस की जीवन पद्धति। हमने होमो सैपियंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जान ली है, उनका उदय कहाँ हुआ, क्या क्या मतभेद थे, पर अब हम देखने वाले हैं उनकी जीवन पद्धति यानी कैसे वो अपना जीवन बिताते थे, कौन कौन से कार्य वो करते थे, है ना। होमो सैपियंस की जीवन पद्धति, तो इसको हमने कुछ पार्ट्स में समझ सकते हैं कि उनका निवास, है ना, निवास कहाँ था, निवास स्थान, भोजन क्या करते थे वो, वस्त्र कैसे पहनते थे, कला क्या अपना रखी थी। वस्त्र बनाने के लिए चमड़ियों का उपयोग करता ही था और मतलब कि उस तरीके से वो अपने आप को बचाता था ठंड गर्म से वस्त्र पहन के, है ना। और वो क्या करता था, कला में भी बहुत ज़्यादा विकसित था होमो सैपियन। क्यों? कला करता था, वो कलाकृति करता था, यानी कि अलग अलग चीज़ों को बनाता था। मिट्टी के बर्तन का निर्माण हो गया, मनके का, है ना, मनके का निर्माण हो गया, विभिन्न आभूषण का हो गया। अब उस टाइम पे आभूषण वो बनाता था प्राकृतिक चीज़ों से, प्रकृति की चीज़ों से, लकड़ियों से, फूलों से अलग अलग आभूषण बनाता था, हार हो गए, कंगन हो गए, है ना, प्राकृतिक चीज़ों से बनाता था वो आभूषण। कला में मतलब डेवलप था वो पूरी तरीके से, मिट्टी के बर्तन हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप था। औजारों का निर्माण, यानी कि औजार बनाता था, ये तो हमने देखा ही है। औजार बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था हमारा होमो सैपियंस, अलग अलग टाइप के औजार, छोटे नहीं बड़े बड़े औजार भी। अब औजार बनाने का मोटिव क्या था? शिकार करना तो था ही, उसके साथ साथ वो अपने आप को बचाता था बड़े जानवरों से, सुरक्षित रखने के लिए औजार बनाए गए। और औजार का विकास धीरे धीरे होता गया, है ना, विकास होता गया। गुफाओं में चित्रकारी, जो हमारा होमो सैपियंस था इतना ज़्यादा विकसित था कि वो मतलब अपना समय क्या करता था, गुफाओं में चित्रकारी करके भी बिताता था। अब चित्रकारी में क्या करता था वो, गुफाओं में मतलब खोद के अलग अलग आकृति बनाता। आकृति कैसी बनाता वो? जानवरों की, है ना, जो जानवर वो देखता उसकी आकृति बनाता और उसमें कुछ शिकार करते हुए दिखाता लोगों को। ये सारी चीज़ों का वो गुफाओं में चित्रकारी करता था। और कहीं ना कहीं चित्रकारी इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम जानते ही है। एज अ सोर्स, यानी कि एज अ सोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चित्रकारी। वो हमें दिखाती है कि पहले का मनुष्य क्या मतलब किस तरीके से सोचता था, क्या उसकी क्या क्या चीज़ें उसने अपना रखी थी, क्या क्या चीज़ें वो करता था, उन सब में वो हम देख सकते हैं। गुफाओं में वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हमने देखा होमो सैपियंस का लाइफस्टाइल क्या क्या था पूरी तरीके से डिटेल्ड में। नेक्स्ट इज़ हम देखेंगे नवपाषाण युग का मानव। अब नवपाषाण युग का मानव किस तरीके से अपना जीवन बिताता था, क्या क्या चीज़ें उसने अलग अपना रखी थी, है ना, इन सबसे अलग क्या क्या चीज़ें थी उसकी। और धार्मिक विश्वास अगर हम देखें, धार्मिक विश्वास की बात करें हम, तो धर्म को शुरू से ही माना गया है, आज से नहीं, प्राचीन समय से जो मनुष्य था वो भी धर्म को अपनाता था, पर उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। आज हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं, परंतु उस टाइम पे जो मनुष्य था वो केवल एक धर्म को अपनाता था। और वो क्या करता था, वो अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करता था। उसके बारे में देखेंगे और हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा।
to like this video